पैसा उनके पास, मीडिया उनकी जेब में है, आईटी उनकी, ईडी उनका, पुलिस उनके साथ खड़ा होंगे। कैसा हिंदुस्तान बनेगा, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, सरकार को क्या हक हासिल होंगे और सरकार क्या नहीं कर सकती, इसकी लाइन काट की जाएगी, ये संविधान सभा ने तय किया था। और उसकी वजह से हमें इस देश में संविधान मिला। मगर याद रखिए, हमारा संविधान 2 साल में नहीं लिखा गया, 200 साल में लिखा गया। मैं तो कहता हूं 3000 साल में लिखा गया है संविधान। हमारा संविधान इस देश की जो रवायत है, सैकड़ों हजारों साल से हम रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहे हैं, इसकी जो रवायत है, इसके जो सबक है, उस सबसे सीख के ये संविधान बना है इस देश। और आज उस संविधान को खतरा है। मैं बिना लाग लपेट के कहता हूं, ये जरूर बीजेपी वाले इसको घुमाएंगे, तरह तरह से बताएंगे। कभी कोई चोर आपके घर में आके नहीं कहता मैं चोरी करने के लिए आया, कोई नहीं कहता। अगर आपके घर में गुस्सा है तो कहता है मैं आपको चोरी से बचाने के लिए आया। तो इसलिए जितना मर्जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर कह लें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलेंगे, वो जितना कहते हैं मेरा यकीन गहरा होता जाता है कि उनकी नीयत किसी बात की। क्योंकि सच ये है कि बीजेपी आरएसएस के लोगों को 1947 से लेके आज तक इस देश का झंडा कबूल नहीं, तिरंगा इनको कभी कबूल नहीं था। इन्होंने अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं लगाया था। और जिस शख्स ने जबरदस्ती जाके इनके हेडक्वार्टर पे तिरंगा लगाया, उन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर की थी आरएसएस वालों ने कि हमारे जबरदस्ती तिरंगा लगा गया। इनको ना तो कभी तिरंगा इस देश का कबूल हुआ है, ना ही इस देश का संविधान इन्हें कभी भी कबूल हुआ। ये पहले मौके का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये इस देश के दस्तूर बदलना चाहते हैं। इस देश की जो हजारों साल की रवायत है उसे आज पलटना चाहते हैं। और इसलिए आज हमें खड़ा होना है। ये कोई नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। और इसलिए नॉर्मल इलेक्शन के जो दस्तूर है वो सब हमें बाजू में रखने पड़ेंगे। नॉर्मल इलेक्शन में क्या होता है, हम पूछते हैं अच्छा पिछले 5 साल में आप आए कि नहीं आए, मेरा काम किया कि नहीं किया, ये कमी रह गई, ये शिकायत मेरी है, सब कहने का हक होता है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे कहूंगा, ऐसी कोई भी बात मन में हो, अगले 7 तारीख तक के लिए उसे बाजू में रखें। देखिए, जब मेरे घर में आग लगी होती है, मुझे उस वक्त सिर्फ 2 तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक वो जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहा छिड़कने के लिए, और एक वो जो बाल्टी में पानी लेके आ रहा है आग बुझाने। उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि जो बाल्टी है वो नीले रंग की है, पीले रंग की है या लाल रंग की है, ये नहीं देखा जाता। उस वक्त जो पानी लेके आए, उस वक्त ये भी नहीं देखा जाता कि जो पानी लेके आ रहा है उससे मेरी पिछले 6 महीने में बोलचाल है कि नहीं है। अगर उस वक्त वो पानी लेके आ रहा है, वो मेरे भाई से भी बढ़ के मेरा भाई है, मैं उसको गले लगाऊंगा, कहूंगा हम मिलके इस आग को बुझाएं। इसलिए आज इस देश में सिर्फ 2 पार्टियां, भारत जलाओ पार्टी जो इस देश की बुनियाद खोदने पे तुली हुई है, और बाकी तमाम पार्टियों में मुझे सिर्फ एक रंग दिखाई देता है। आज मैं उनकी तमाम बातों को भूल जाऊंगा और मैं कहूंगा बाकी सब आज की तारीख में भारत बचाओ पार्टी, और हमें इस देश को बचाने के साथ खड़ा हो।
10 साल बीजेपी ने राज कर लिया इस देश में। कायदा क्या कहता है कि भाई 10 साल आपने राज कर लिया, 2 बार आप कुर्सी पे बैठ लिए, आप तीसरी बार आना चाहते हो, खुशामदी आइए, मगर ये तो बताइए 10 साल में आपने क्या किया। बताइए आप क्या स्लोगन देके आए थे और आपने क्या किया। बताइए, आपने कहा था बहुत बुरी महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार। हुजूर बता तो दीजिए महंगाई का क्या किया आप। पेट्रोल के दाम कहां गए, दाल कहां गई, तेल कहां गया, जरा हिसाब तो दे दीजिए। वो हिसाब नहीं देंगे। कहते थे हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हर साल छोड़ दीजिए हुजूर, इससे 10 साल में 2 करोड़ दिए तो हिसाब दे दीजिए। ये हिसाब नहीं देंगे। कहते थे किसान की आमदनी 2 गुना कर देंगे, डबलिंग 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 डबलिंग, सुन के कान पक गए मेरे। और जिस दिन वो 6 साल की मियाद पूरी हुई, उस दिन के बाद से इनका मुंह भी बंद हो गया, बोल नहीं रहे। मैं इनके पीछे पीछे जाता हूं कि याद करो डबल ना हुआ, जोड़ा तो हुआ होगा, बता तो दो कितना कर दिया। अरे आंकड़ा तो दे दो मुझे। जुबान बंद है इनकी, बोलते नहीं। मैनिफेस्टो में भी नहीं बोला इसके बारे में, क्योंकि बोलने को कुछ है नहीं, इसका जवाब नहीं देंगे। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मुझे बहुत शर्म आई कि कर्नाटका के इस कांड के बाद भी इस देश का प्रधानमंत्री कर्नाटका में आके कहता है हम नारी की सुरक्षा के लिए करेंगे। अरे शर्म नहीं आती तुमको ऐसी बात करते हुए? बीजेपी चाहती है कि 10 साल के बाद उन्हें जवाब न देना पड़े। 10 साल के बाद 2 बार आने के बाद तीसरी बार मौका मिल जाए, कोई जवाब ना मांगे, हिसाब ना मांगे, बस दोबारा आ जाए। और वो कैसे आएंगे? जब किसान और जवान के मुकाबले में हिंदू और मुसलमान की बात कर दो तो आ जाए। एक ही इनको काटा। जब हालात खराब हो, कुर्सी हिलने लगे, तो बस मुसलमान, हिंदू मुसलमान। प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में जो बोला, आप सब यहां मौजूद लोग बैठे हैं, सबको पता है। इस देश का प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होके, टेलीविजन के सामने, पूरी देश के आवाम के सामने खड़ा होके इस देश के 20 करोड़ लोगों को घुसपैठिया बोलता। अरे अपने बाप दादा से तो पूछ लिया होता कि कौन घुसपैठिया है। लोग कहते हैं आप जवाब दीजिए। मैंने कहा इस तरह के बेहूदे सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा। मेरा एक ही जवाब है, जिसके पुरखों की राख इस मिट्टी में है और जिसके पुरखों की हड्डियां इस मिट्टी में है, वो सब इस देश के मालिक हैं, कोई किराएदार नहीं है। इस तरह के बेहुदा बातों का जवाब हम नहीं देंगे। कहते हैं जो बच्चे पैदा करेंगे ज्यादा, उनको दे दिया जाए। अरे मोदी जी, अपने भाई बहन तो गिन लिए होते हैं आप, क्यों अपने माता पिता के खिलाफ ऐसी बातें बोलते? 6 भाई बहन खुद हैं। अमित शाह के माँ पे पूछ लिया होता, 6 बहनों के बाद एक भाई पैदा होता। कम से कम अमित शाह के माँ बाप को तो शर्मिंदा मत करो। इस तरह की बातों का जवाब देना पड़े, ये इस मुल्क की तौहीन कि हमें इस तरह के सवाल उठे और इन तरह की बातों का जवाब दें।
आज सिर्फ ये नहीं है कि 10 साल इन्होंने राज किया और आज इसका जवाब नहीं देना चाहते। काम क्या किया? चलो काम ना किया। इस मुल्क में सब तरह के लोग देखे हैं, काम करने वाले भी देखे हैं, निकम्मे भी देखे हैं। तो पहला निकम्मा प्रधानमंत्री नहीं होगा। इस मुल्क में कमेरे भी देखे हैं, निकम्मे भी देखे हैं, ईमानदार भी देखे हैं, बेईमान भी देखे हैं। ऐसा झूठा कभी नहीं देखा। और बेईमानी ये सारा खेल इसलिए होता है कि इनकी सबसे बड़ी बेईमानी के ऊपर पर्दा कि क्यों हिंदू मुसलमान का खेल, इसलिए ताकि आप इन सब सवालों का जवाब ना पूछें और आप ये ना पूछें कि मोदी जी ये अडानी कौन है, मोदी जी ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। ये सवाल इस देश की जनता ना पूछ ले, इसलिए हिंदू मुसलमान का खेल खेला जाता है। जिस दिन इस देश में लॉकडाउन लगा 24 मार्च 2020, उस दिन गौतम अडानी की टोटल प्रॉपर्टी 66,000 करोड़ रुपए थी। 66,000 करोड़ रुपए। क्योंकि एक मैगजीन है फोर्ब्स जो कि रोज सुबह दुनिया के सबसे जो 100 बड़े अमीर लोग होते हैं उनकी प्रॉपर्टी का हिसाब रोज सुबह वो शाया करती है। फोर्ब्स मैगजीन है, आप गूगल पे चेक कर लें। जिस दिन लॉकडाउन लगा गौतम अडानी की प्रॉपर्टी थी 66,000 करोड़ रुपया और उसके 2.5 साल में 2.5 साल बाद इस देश के अमूमन हर परिवार की आमदनी कम हुई। करने को कुछ था नहीं, धंधा बंद, सब कुछ बंद। इस देश के 100 में से 97 लोगों की इनकम आमदनी कम हुई, दौलत कम हुई। गौतम अडानी का क्या हुआ? गौतम अडानी की दौलत 66,000 करोड़ से बढ़ के 12 लाख करोड़ हो गई। याद रखिएगा, इसे 66,000 से बढ़ के 66,000 करोड़ तो हमारा दिमाग ही टकरा जाता है सुन। आप यूं समझ लीजिए 66,000 से बढ़ के 12 लाख हो गए। जब आपका घर परिवार जो एक बार अस्पताल चला गया तो बेच के गहने बेच के बाहर आया, इस देश में कोई सारा देश डाउन और इनके मित्रों ये ऊपर जा रहा है। क्या हो रहा है? लोग कहते हैं ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहता भाई सपोर्ट नहीं कर रहे मोदी जी, ये पार्टनरशिप है। ये पार्टनरशिप चल रही है अडानी की और मोदी की। इसको मोदानी कहना चाहिए। मोदानी की सरकार इस देश में चल रही है। हम दो, हमारे दो दिल्ली में और 2 इनके अहमदाबाद में। सारी सरकार ये चल रही है और कुछ नहीं है। तो ये हिंदू मुसलमान का खेल इसलिए ताकि आप मोदानी पे उंगली ना उठाएं, ताकि आप ये ना पूछें कि इलेक्टोरल बॉन्ड का धंधा क्या था। भाई 8,000 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को कहां से मिला? ये प्रीपेड स्कीम चला रखी थी इन्होंने मोबाइल की तरह और उस हाथ से टेंडर पास करवाया। 4 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए इन्होंने अपने इलेक्टोरल बॉन्ड के आधार पे। 4 लाख करोड़। हम सोचते हैं ना कि चंदा है, ठीक है भाई, तो बिजनेसमैन है, चंदा दे रहा है तो चलता ही रहता है। ये नहीं है, ये आपके हमारे पैसे पे धंधा चल रहा है। 4 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए। पोस्टपेड स्कीम भी इनकी चलती है कि भाई काम आज कर देते हैं, मगर मुझे तुम पे यकीन है, पुराने ग्राहक को पेमेंट बाद में करते हैं। ये पोस्टपेड स्कीम है। टेलीकॉम के कॉन्ट्रैक्ट देने के सरकार ने नियम बनाया कि इसमें कंपटीशन टेंडर की कोई जरूरत ही नहीं है, एक कंपनी को दे दो और फिर चुपचाप से उस कंपनी ने 150 करोड़ रुपए इनको इलेक्टोरल बॉन्ड में दे दिया। क्या चल रहा है देश के अंदर? और सबसे खतरनाक बात, ये दवाई बनाने वाली कंपनियां इस देश की, इन्होंने फर्जी दवाई बनाई
हमारी दवाइयों की वजह से उज्बेकिस्तान में बच्चे मरे, अफ्रीका के अंदर बच्चे मरे, कप सिरप दे रहे थे, बच्चे मरे, पकड़े गए, इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया, छूट गए। ये धंधा हो रहा है इससे। और परसों लंदन में ये जो कोविशील्ड हम सबको लगा था ना, मोदी जी की फोटो वाला इंजेक्शन जो सबको लगा था, उस कंपनी ने लंदन में जाके कबूल किया है कि हाँ, हमारी दवाई के अंदर साइड इफेक्ट था, लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है। ये धंधा चल रहा है इस देश के अंदर। और उस कंपनी ने 52 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के बीजेपी की जेब में। क्या हो रहा है इस देश में? ये आपके मेरे आंख में धूल झोंकने का खेल चल रहा है। और इसलिए ताकि इस मोदानी पे उंगली ना उठे, ये चंदे के धंधे पे उंगली ना उठे, इसलिए सारा वक्त इस देश को हिंदू मुसलमान में उलझा के रखा। मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई मेरे घर में आए, मेरे 2 बच्चों में झगड़ा करवाए, तो उन बच्चों की मां क्या कहेगी? बच्चों की मां मेरे बच्चों से कहेगी, देखो ये आदमी सही नहीं है, इसको अगली बार आने मत देना। यही होगा ना? अगर उसके बाद भी दूसरी बार आए, मेरे बच्चों में झगड़ा करवाए, तो मेरी बीवी मेरे बच्चों की मां क्या करेगी? मुझे पता है इस बार वो इंतजार नहीं करेगी, वो कान पकड़ेगी, खींच के बाहर निकाल देगी, निकल मेरे घर से बाहर, मेरे बच्चों में झगड़ा करवा। आप बताइए, भारत मां के 2 बच्चे हिंदू और मुसलमान, उसमें लड़ाई करवाने वालों के लिए भारत मां क्या करेगी? आप बताइए। कान पकड़ के इनको कुर्सी से उतारेगी, कहेगी खबरदार मेरे बच्चों में झगड़ा करवाया तो निकलो अभी। वो काम हमें करना है और आज उसके लिए देश तैयार है। आप यहां साउथ इंडिया में बैठ के सोच रहे होंगे कि भाई कर्नाटका में तो मूड बदल गया है, लेकिन जब टीवी खोलते हैं तो पता लगता है कि यूपी तो मोदी कर रहा, राजस्थान में तो लहर चल रही है, वहां तो अयोध्या का मंदिर बन गया है। हमारे करने से क्या? मैं इसलिए खास तौर पे आया बताने के लिए। मैं 10 दिन घूम के आया हूं राजस्थान में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश, और आपको आंख देखी बता रहा हूं, गुजरात में गया नहीं, मध्य प्रदेश अभी गया नहीं, कान सुनी मैं नहीं करता, मैं आंख देखी बताऊंगा, जहां गया हूं उसके बारे में बताऊंगा। इन तीनों राज्यों में, राजस्थान में पिछली बार बीजेपी को 25 में से आई थी 25, 24 उनकी और 1 उनका सहयोगी था। 2014 में भी आई थी 25 में से 25, हरियाणा में आई थी 10 में से 10 और फिर 10 में से 10, और उत्तर प्रदेश में पहली बार 71 और दूसरी बार 62 जमा 2 64। आज इन तीनों राज्यों में बीजेपी का वर्कर जाके कहता है मोदी, और लोग कहते हैं मुद्दा। मोदी मोदी मत करो, मुद्दा मुद्दा की बात करो। लोग कहते हैं कि पिछले 10 साल में दिखाई क्यों नहीं दिए? लोग महंगाई का हिसाब पूछते हैं, बेरोजगारी का पूछते हैं। और राजस्थान का एक इलाका है जहां आर्मी में सबसे ज्यादा लोग देश के वहीं से आते हैं, चूरू का झुंझुनू का जो इलाका है, देश में आर्मी से सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट वहीं से होता है। वो हर जगह पूछ रहे हैं ये तुमने अग्नि की स्कीम क्या शुरू की है? तुमने देश की आर्मी को तोड़ दिया। हमारे बच्चे जाते थे 20 साल नौकरी करके आते थे, आज तुमने उसको घटा के 4 साल की नौकरी, ठेके की नौकरी करके आर्मी को तुमने ठेके की नौकरी बना दिया। आज सवाल पूछ रहे हैं। एक जमाने में मैं ये सब काम किया करता था, चुनाव देखने का और बताने का, शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा भी। मैं आपको लिख के देता हूं, राजस्थान में बीजेपी के स्वीप करने, बीजेपी के 20-25 सीट लाने की कोई गुंजाइश नहीं। कितनी आएंगी बीजेपी के खिलाफ? 10, 15, 20 ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी 25 वाले खेल से बाहर है।
हरियाणा में, मेरा अपना प्रदेश है, इलेक्शन अभी शुरू हुआ है हरियाणा में, आपके यहां पूरा हो रहा है, वहां शुरू हुआ। अभी लोग गांव गांव में कह रहे हैं बीजेपी का कैंडिडेट घुस रहा है, लोग गांव में घुसने से रोक रहे हैं उसको। हरियाणा में कह रहे हैं कि जब किसान आंदोलन था तो तुमने हमें आतंकवादी बोला था ना, तो अब आतंकवादी का वोट लेने क्यों आए? ये सवाल पूछ रहे हैं, पांव उखड़ रहे हैं। और यूपी, मैं ये देख सोच के गया कि यूपी के अंदर तो इन लोगों ने ऐसा माहौल बना रखा था टीवी पे कि 64 नहीं, इस बार तो 74। तो मैं क्या भाई देखने के लिए 5 दिन घूमा और जाता हूं तो किसी लीडर से नहीं मिलता, किसी अखबार वाले से नहीं मिलता, सिर्फ साधारण लोगों से उनके घर में घूमना मिलना, बात करना। एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, नहीं दिया था लेकिन इस बार दूंगा। ऐसा एक शख्स नहीं मिला। जिसने कांग्रेस और सपा को वोट दिया उसमें एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो पिछली बार कांग्रेस और सपा को दिया था लेकिन इस बार नहीं दूंगा। ऐसा एक शख्स नहीं मिला। और जिन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी को वोट दिया, सैकड़ों लोग मिले, उसमें अंधभक्त भी मिले, सब तरह के लोग मिले। बीजेपी के वोट देने वाले 4 लोगों में से अब एक कहता है कि लेकिन इस बार नहीं दूंगा। 4 में से एक कह रहा है कि इस बार इनको वोट नहीं दूंगा। आगे आप हिसाब कर लेना, अगर 4 में से एक वोट इनका गिर जाए तो कितनी सीट इनकी उत्तर प्रदेश में बचेगी, आप हिसाब कर लेना कितनी आएंगी। फिर मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, मैं इस सब खेल में आजकल नहीं। लेकिन ये जो 62 सीट से 62 का 72 या 64 का 74 करने का सपना है, इसको तो भूल ही जाइए। तो मैं कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में 64 के 74 के इनके ख्वाब को छोड़ दीजिए, ये 64 नहीं बचा पाएंगे। आज की तारीख में मुझे 50 सीट इनकी नहीं दिखाई दे रही। मेरी बात पे यकीन मत करना, फोन करके दे दोस्तों को, साथियों को फोन कर लीजिएगा और कहिएगा टीवी देख के मुझे जवाब मत दो, बाहर सड़क पे निकलो, 10 लोगों से बात करो, 10 बीजेपी के वोटर से बात करो और मुझे बता दो उन 10 में से कितने लोग हैं जो दोबारा बीजेपी को वोट दें। तब आपको यकीन आएगा मेरी बात, इतना कर लीजिएगा। मैं 5 स्टेट आपको गिनाता हूं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और आपकी इजाजत से कर्नाटक। इन 5 स्टेट में बीजेपी कम से कम 10-10 सीट हारने जा रही है 2019 के मुकाबले। और अगर इनकी 50 यहां निकल गई तो भरपाई कहां से होगी? ये 400 पार जो है ना, ये 420 का खेल इसलिए है कि सामने वाले को इतना डरा दो। हमारे हरियाणा में कहते हैं धूल में लठ मारो, धूल पड़ी है जोर से उसमें लाठी मारो, धूल उठेगी। जब तक अगला अपनी आंख मसलेगा तब तक काम निकल ले। ये धूल में लठ मारने का खेल है, इनका पुराना खेल है कि मैच शुरू हो उससे पहले सामने वाले को इतना डरा दो कि मैदान छोड़ के भाग जाए। ये इनके खेल, इसलिए 400 पार के चक्कर में नहीं आना। ये 400 पार नहीं, इस बार 2004 होने जा रहा। 2004 में क्या हुआ था? वाजपेयी की सत्ता में थे, इंडिया शाइनिंग का नारा था, सारा मीडिया कह रहा था वाजपेयी जी तो आएंगे ही आएंगे, चारों तरफ डुगडुगी बज रही थी, सारे पोल सब कोई कह रहे थे कि आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। और जब पेटियां खुली तो पता लगा कि हिंदुस्तान ने अपनी आवाज सुना दी। आज जमीन पे यही हो, जमीन पे लोगों ने मन बना लिया। मुझे उत्तर प्रदेश के बिल्कुल गांव के आदमी ने एक बात कही,
मैंने उससे पूछा कि ये मोदी जी की 2 पंचवर्षीय पूरी हो गई, अब वो तीसरी कह रहे हैं, क्या करना चाहिए? उसने कहा सुनो भाई साहब, हमारे गांव में जब किसी को पहली बार प्रधान बनाते हैं, प्रधान का मतलब सरपंच होता है उत्तर प्रदेश में, जब किसी को पहली बार हम सरपंच बनाते हैं तो वो डर डर के काम करता है, सीधा काम करता है। जब दूसरी बार उसी आदमी को बना दे तो वो टेढ़े टेढ़े काम शुरू कर देता है, और अगर खुदा ना खास्ता तीसरी बार उसको बना दिया तब तो हमारे सर पे चढ़ के डंडे चलाएगा। ये बात जनता को समझ आनी शुरू हो गई। तानाशाही शब्द का जिक्र लोग सड़क पे कर रहे हैं। बदलाव, ये चुनाव करवट ले रहा है। और आपको सच बताऊं, बीजेपी का मुकाबला ऑपोजिशन पार्टियां नहीं कर रही है, जनता कर रही है। सच्चाई ये है। मैं किसी पार्टी का दोष लाऊं तो कोई फायदा नहीं है उसका। जनता मुकाबला कर रही है, पार्टियां नहीं मुकाबला कर रही है। पार्टियों ने अगर करना होता तो आज तक ये हालात आते ही ना इस देश में। जनता मुकाबला कर रही है। लेकिन खेल क्या है इनका? खेल ये है कि इन्हें लगता है, इनसे पूछो भाई किसे वोट दोगे? मैं तो मोदी को वोट नहीं दूंगा, लेकिन आएगा मोदी। फिर इनके पड़ोसी से मैं पूछता हूं किसको वोट दोगे? पिछली बार बीजेपी को दिया था, इस बार तो नहीं होगा, लेकिन आएगा मोदी। इनके तीसरे पड़ोसी को पूछता हूं भाई साहब क्या कहते हैं? सवाल नहीं होता इनको वोट देने का, लेकिन भाई साहब आएगा मोदी। तीनों कर रहे हैं। इसको लगता है कि ये दो लोग मोदी को देंगे, उनको लगता है ये वाले दो मोदी को वोट देंगे। ये खेल इस वक्त चल रहा है और सिर्फ उस दिन का इंतजार है जब तीनों को पता लग जाएगा कि ये क्या है। अब ये हालत आ रही है देश, इसलिए इनकी बातों में आए बिना, इनके प्रोपेगेंडा में आए बिना हमें सिर्फ एक चीज को ध्यान करके, तो चिड़िया की आंख को देखना है और कहीं देखने की। तो क्या करना है? एक और बात कह दूं ये कहने से पहले, क्योंकि इस वक्त देश में जो हो रहा है बहुत कुछ अनहोनी हो रही है। जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तो मैं कहता हूं देखिए कैसा मैच हो रहा है, जहां मैच शुरू होने से 2 घंटा पहले अंपायर बदल दिया। और अंपायर, नया अंपायर कौन लेके आया? जो सामने वाली टीम का कैप्टन है वो अपने साथ अंपायर 2 लेके आया। मैच के बीच में आपने टीम की रसद बंद कर दी, कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया, कांग्रेस पार्टी का भी अकाउंट फ्रीज कर दिया। और इतने से भी बात नहीं बनी तो सामने वाली टीम के 2 बैट्समैन को पकड़ के ग्राउंड से बाहर कर दिया। हेमंत सोरेन को, अरविंद केजरीवाल को, क्या हो रहा है? आजाद हिंदुस्तान में कभी ये काम नहीं हुए। 1977 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, डिक्टेटरशिप की थी, लेकिन उसके बाद जब 1977 में इलेक्शन हुआ तो वो इलेक्शन ईमानदारी से हुआ। उस वक्त बेईमानी नहीं हुई, तो इंदिरा गांधी हार गई। जहां इलेक्शन के बीचों बीच ये सब काम कर रहे हैं, इसलिए हमें सबको जुट के एकजुट होकर काम करना है। करना क्या है? मैं सिर्फ 2-3 चीज कह दूंगा। एक बात और है तो ये कि मैं जो आपको तस्वीर बता रहा हूं उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, महाराष्ट्र की, बाकी इलाकों की, उस पर अगर आपको यकीन ना हो तो मेरी बात मत सुनिए, आप मोदी जी की स्पीच सुनिए। ये बांसवाड़ा में क्यों बोला मोदी जी? ऐसा नहीं कि अचानक मुसलमानों के लिए प्यार मन में जाग गया, इसलिए कि जो मैं कह रहा हूं मुझसे ज्यादा मोदी जी को पता है। उनकी टेबल पे तो एग्जिट पोल भी पड़े हुए हैं, उनको पता लग गया फर्स्ट राउंड में क्या हुआ और समझ आ गई कि भैया अब तो हिंदू मुसलमान करना पड़ेगा, नहीं तो नैया डूब रही। और मुझे पता लगा कि आज अमित शाह जी आपके यहां आए थे
और किसी साथी ने बताया कि वो कह के गए हैं कि अगर अपोजिशन की सरकार आ गई तो मेरे और मोदी जी को जेल में रखने के लिए कानून बनाएगी। कानून बनाएगी या नहीं ये तो खुदा जानता है। आपको पकड़ने के लिए कोई नया कानून नहीं चाहिए, ये जो तड़ीपार वाला कानून है काफी आपके लिए। तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट इसमें है कि अब इनकी जुबान से निकलना शुरू हुआ है अगर अपोजिशन की सरकार आ गई। पहले नहीं बोलते थे, मोदी जी भी पहले नहीं बोलते थे, अब बोलना शुरू हुए हैं अगर ये आ गई, मतलब सच्चाई इनको भी दिखनी शुरू हो गई। इसलिए आज हर हिंदुस्तानी का सिर्फ एक फर्ज है, बाकी तमाम बातों को, चीजों को बाजू में रख दीजिए। कोई गिले शिकवे शिकायत हो बाद में ठीक कर लेंगे। मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, मैंने अपनी सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की मुखालिफत की, उनके खिलाफ सड़क पे मोर्चे चलाए हैं, उनकी लाठी खाई है, फ्रैक्चर भी हुआ। आज मैं यहां खड़ा हूं कोई कांग्रेस के लिए मोहब्बत की वजह से नहीं खड़ा हूं, अपने बच्चों के लिए मोहब्बत के लिए खड़ा हूं। क्योंकि मैं अशरफ साहब को कह रहा था, अशरफ साहब वो कह रहे थे आप ये करते वो करते, मैं कहता मैं किसी के लिए नहीं करता, मैं खुद गलती से करता हूं। क्योंकि मेरे मन में इतनी ख्वाहिश, हर बाप की ख्वाहिश होती है अपने बच्चे को कुछ दे सके। तो मैं इतना चाहता हूं कि मेरा बच्चा जब मैं मरूं, मेरे बच्चे को मैं कम से कम वो हिंदुस्तान दे सकूं जिस हिंदुस्तान में मेरी पैदाइश। वो हिंदुस्तान गरीब था, लेकिन उस हिंदुस्तान में सड़क पे लिंचिंग नहीं होती, उस हिंदुस्तान में रेप करने वालों के गले में माला नहीं लगती, उस हिंदुस्तान में देश का प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर ऐसे गलीज और घटिया बातें नहीं करता था। मैं वो हिंदुस्तान अपने बच्चे को देना चाहता हूं, हम सब देना चाहते हैं। तो बस सिर्फ इस बात को याद रखना है और इधर उधर कोई छोटे मोटे गिले शिकवे शिकायतें, डेमोक्रेसी बची सब कर लेंगे, इनका भी कान पकड़ लेंगे, इनको थोड़ी छोड़ेंगे, जरूरत हुई तो इनका भी कान पकड़ेंगे। लेकिन आज जो कुर्सी पे बैठे हैं उनको ये सिखाना जरूरी है कि हिंदुस्तान अभी भी जिंदा, इस हिंदुस्तान को तुम खत्म नहीं कर सकते। तो क्या करना है? 2 चीज। पहला, 7 तारीख है, कुछ वक्त बचा नहीं है, हर वोट गिरना चाहिए। आपसे यहां बैठ के मैं आपसे अपील नहीं करूंगा कि आप वोट दें, कांग्रेस को वोट दें, बीजेपी को हराएं। अगर आपने ये ना करना होता तो आप सब काम वाम छोड़ के यहां थोड़ी आते मेरे को सुनने। आप करेंगे मुझे पता है, लेकिन मुझे यहां बैठे हुए हर शख्स में 100, 200, 500 लोग दिखाई दे, और उन 100, 200, 500 को लाना आपका फर्ज। खुद जाके वोट दे दिया ये कोई काम नहीं। वो जो 100 लोग आपकी बात सुनेंगे कि साहब आए बोल रहे थे, घर की औरतें, घर के बुजुर्ग, मोहल्ले के सारे लोग जब आप जाएंगे तो आपसे बात करेंगे, उन सबको लेके आना आपका फर्ज। वो जो कहेगा कि आज सिनेमा देख लेते हैं, वो जो कहेगा कि नहीं जरा काम पड़ गया था बेंगलुरु जाना है, उन सबको रोकना हमारा फर्ज। एक एक वोट गिरे और मर्द से पहले औरत का वोट गिरना चाहिए। घर की एक भी औरत का वोट नहीं गिरा तो ये गुनाह आपका और किसी का नहीं। याद रखिए, ये एक ऐसा वक्त है जिसके बारे में आने वाले वक्त में हमसे कोई पूछेगा। मैं बार बार कहता हूं, किसी ने मेरे से कहा कि यार तुम कर रहे हो कुछ नहीं होगा, मैंने कहा यार मान ले कुछ नहीं होगा। मेरे मरने के बाद जब मेरे बच्चे से कोई पूछेगा कि सन 2024 में तुम्हारा बाप क्या कर रहा था, मेरा बच्चा सर उठा के बोलेगा मेरा बाप लड़ रहा था, हड़ रहा था। इतना तो
तो हम सबकी जिम्मेवारी है, एक एक वोट पड़ना चाहिए, कोई वोट रहना नहीं चाहिए, कोई वोट जाया ना जाए, कोई वोट गलत जगह पे। इसका हम सबको इंतजाम करना है और अभी से जाके अपने अपने मोहल्ले में, अपनी अपनी कॉलोनी में, और सिर्फ मोहल्ला कॉलोनी नहीं, हमारे फोन तो दूर दूर तक जाते हैं। आजकल आधा टाइम तो फोन पे ही बात होती है, तो इस फोन का भी जिस औजार का इस्तेमाल आरएसएस बीजेपी वाले जहर डालने के लिए करते हैं, उसी औजार का इस्तेमाल आप जहर की काट करने के लिए। बस एक आखिरी बात, जब मैं ये सब करता हूं, कई मेरे साथी कहते हैं आप काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन दिल मायूस है। मैं कहता हूं भाई दिल मायूस क्यों है? कहते हैं देखिए ना सब कुछ उनके पास, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल रहा है। मैं कहता हूं मेरे दोस्त तुम सही बोल रहे हो, ये सब उनके पास है, लेकिन इस देश की मिट्टी आज भी हमारे पास है। इस देश की आजादी की कुर्बानी करने वाले भगत सिंह से लेकर महात्मा गांधी तक की विरासत आज भी हमारे पास है, और बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान आज भी हमारे पास है। और इस देश के एक औसत इंसान में डेमोक्रेसी के लिए आस्था, वो कुछ भी होगा, कभी कभार बेवकूफ बन जाता है, जैसे हम सब लोग दुकान में जाके बेवकूफ बन जाते हैं कभी कभार, लेकिन हिंदुस्तान का नागरिक डेमोक्रेसी को जाने नहीं देगा। 1977 में भी उसने बताया था, 1977 में भी, और आज भी मुझे यकीन है कि वो होगा। हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। बहुत बहुत